सज़ा-ए-मोहब्बत। शहर के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति में यशराज मित्तल और वरदान सिंघानिया का नाम सबसे पहले लिया जाता था। दोनों की दोस्ती किसी मिसाल से कम नहीं थी। कॉलेज के दिनों में साथ शुरू हुआ सफ़र वक्त के साथ इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने मिलकर सिंघानिया-मित्तल ग्रुप की नींव रखी और कुछ ही वर्षों में अपने बिजनेस को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। लोग कहा करते थे कि अगर यशराज दिमाग है तो वरदान उस बिजनेस की ताकत है। दोनों परिवारों का रिश्ता भी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक परिवार की तरह था। त्योहार साथ मनाए जाते, खुशियाँ साथ बांटी जाती और मुश्किलें भी मिलकर झेली जाती। यशराज की इकलौती बेटी यशिका और वरदान का इकलौता बेटा रियांश बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बचपन में दोनों हर समय लड़ते रहते थे, लेकिन जब कोई तीसरा उनमें से किसी एक को कुछ कह देता तो दूसरा सबसे पहले उसके सामने खड़ा हो जाता। समय बीतता गया, बचपन की शरारतें यादों में बदल गईं। यशिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पिता की कंपनी के सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट संभालने लगी। वह खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद दयालु, आत्मसम्मानी और सादगी पसंद लड़की थी। दूसरी तरफ रियांश विदेश से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वह अपने पिता की तरह तेज दिमाग वाला था, लेकिन स्वभाव में बहुत सख्त, कम बोलने वाला और गुस्सैल था। बिजनेस की दुनिया में उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह कभी किसी के साथ समझौता नहीं करता था। इन दोनों परिवारों की खुशियों को सबसे ज़्यादा चुभती थी नताशा शर्मा। नताशा एक बड़े कारोबारी की बेटी थी और बचपन से ही रियांश को पाने का सपना देखती थी। उसने कई बार रियांश से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन हर बार रियांश ने उसे साफ शब्दों में मना कर दिया। उसके लिए प्यार कोई खेल नहीं था और ना ही वह किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहता था जो सिर्फ दौलत और ताकत के पीछे भागता हो। रियांश की बेरुखी धीरे धीरे नताशा की दीवानगी को जुनून और फिर नफरत में बदलने लगी। उसने ठान लिया कि अगर रियांश उसका नहीं हो सकता तो वह उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देगी। सबसे पहले उसने यशराज और वरदान की पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश शुरू की। कभी नकली दस्तावेज बनवाकर दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती, कभी कर्मचारियों को पैसे देकर अफवाहें फैलवाती, कभी मीडिया में झूठी खबरें छपवाती, लेकिन हर बार दोनों दोस्तों का भरोसा उसकी चालों पर भारी पड़ जाता। जब भी कोई विवाद होता, वरदान सिर्फ एक बार यशराज की आंखों में देखता और मुस्कुराकर कह देता, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें गलत कहे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यशराज भी जवाब देता, हमारी दोस्ती किसी कागज या सौदे पर नहीं, भरोसे पर बनी है। यह सुनकर नताशा का गुस्सा और बढ़ जाता। एक दिन उसने अपने सबसे खतरनाक गुर्गे कबीर को बुलाया और कहा, जब तक वरदान जिंदा है रियांश कभी मेरा नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि खेल का आखिरी दांव खेला जाए। कुछ दिनों बाद सिंघानिया ग्रुप की नई परियोजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक भव्य पार्टी रखी गई। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री और विदेशी मेहमान उस पार्टी में मौजूद थे। यशिका और रियांश भी वहाँ थे। बरसों बाद दोनों की लंबी बातचीत हुई। हमेशा की तरह छोटी सी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन दोनों के चेहरे पर अनजानी मुस्कान थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी रात उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पार्टी खत्म होने के बाद वरदान अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी सुनसान सड़क पर अचानक उनकी कार के सामने एक ट्रक आकर रुक गया। कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकले और उन्होंने कार पर गोलियों की बौछार कर दी। वरदान ने बचने की कोशिश की, लेकिन हमलावर पहले से तैयार थे। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। पूरी सड़क खून से लाल हो चुकी थी। अगले दिन पूरे शहर में सिर्फ एक ही खबर थी, देश के बड़े उद्योगपति वरदान सिंघानिया की हत्या। रियांश जब अस्पताल पहुंचा तो उसने अपने पिता को आखिरी बार देखा।
उनकी निर्जीव देह के सामने खड़ा वह पत्थर की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जो किसी की भी दुनिया तबाह कर सकता था। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर बताया कि हत्या में इस्तेमाल हुई गाड़ी यशराज मित्तल की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी और घटना स्थल से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे शक सीधा उन्हीं पर जाता है। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। मीडिया ने बिना जांच के यशराज को हत्यारा घोषित कर दिया। यशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसी रात यशराज ने बेटी से कहा, बेटा, मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा। अगर मैं पुलिस के सामने गया तो असली गुनहगार कभी नहीं पकड़ा जाएगा। यशिका ने रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उन्हें एक गुप्त फार्म हाउस में छिपा दिया, जहां उनके अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरी तरफ रियांश ने अपने पिता की चिता के सामने खड़े होकर कसम खाई कि वह यशराज मित्तल को ढूंढकर कानून नहीं, अपने हाथों से सजा देगा। उसने अपनी पूरी टीम को आदेश दिया कि चाहे देश का कोई भी कोना क्यों न छानना पड़े, यशराज को जिंदा उसके सामने लाया जाए। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी यशराज का कोई पता नहीं चला। रियांश का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि यशिका अपने पिता को छिपाकर उसकी मदद कर रही है। अब उसका अगला निशाना यशिका बनने वाली थी और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बदले की आग में जलता रियांश उसकी ज़िंदगी का ऐसा मोड़ देने वाला है जहां से लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वरदान सिंघानिया की मौत को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन सिंघानिया मैंसन की दीवारों पर अब भी मातम की परछाइयां तैर रही थीं। कभी रोशनी और रौनक से चमकने वाला वह महल अब अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। रियांश दिन रात अपने पिता के कमरे में बैठा रहता, उनकी तस्वीर को घूरता और हर बार उसके मन में वही सवाल उठता, आखिर आपने यशराज अंकल पर इतना भरोसा क्यों किया? उसके भीतर दर्द से ज़्यादा गुस्सा था। उसने अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं और साथ ही अपने पिता की मौत की जांच भी खुद करने लगा था। शहर के हर कोने में उसके आदमी फैले हुए थे। पुलिस, मीडिया और अंडरवर्ल्ड तक में उसने संपर्क लगा दिए थे, लेकिन यशराज मित्तल का कोई सुराग नहीं मिला। जितना वह असफल होता उतना ही उसका शक यशिका पर गहराता जाता। उसे यकीन हो चुका था कि यशिका अपने पिता को छिपा कर बैठी है और दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही है। उधर यशिका पिछले कई दिनों से अपने पिता को उस गुप्त फार्म हाउस में छिपा कर रखे हुए थी। वह रोज रात के अंधेरे में वहां जाती, उनके लिए दवाइयाँ और खाना ले जाती और उन्हें भरोसा दिलाती कि वह उनकी बेगुनाही साबित करके रहेगी। यशराज की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। तनाव और अपराधी घोषित किए जाने का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। एक रात उन्होंने यशिका से कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो। यशिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई आपको छू भी नहीं सकता। मैं सच सामने लाकर रहूंगी। उसे नहीं पता था कि उसी रात कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। रियांश का खास आदमी आर्यन कई दिनों से यशिका का पीछा कर रहा था। उसने देखा कि यशिका आधी रात को शहर से बाहर निकलती है और सुबह लौट आती है। अगले दिन उसने सारी जानकारी रियांश को दे दी। रियांश की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। उसने तुरंत कार निकाली और यशिका का पीछा करने निकल पड़ा। उस रात बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं। यशिका हमेशा की तरह अपने पिता से मिलने फार्म हाउस जा रही थी कि अचानक उसकी कार के सामने काली एक्सयूवी आकर रुकी। 4 आदमी बाहर निकले और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसका फ़ोन छीन लिया गया। अगले ही पल रियांश कार से उतरा। काले कपड़ों में भीगा हुआ वह किसी तूफान की तरह लग रहा था। यशिका ने उसे देखते ही घबराकर कहा, रियांश, तुम यहाँ?
उसने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे भी यही पूछना चाहिए। तुम आधी रात को कहाँ जा रही हो? यशिका चुप रही। रियांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी कार में बैठा दिया। वह विरोध करती रही, लेकिन उसकी पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। कुछ देर बाद कार शहर से दूर एक सुनसान गोदाम के सामने रुकी। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पीली रोशनी जल रही थी। रियांश ने उसे कुर्सी पर बैठाकर कहा, अब सीधा जवाब दो, यशराज मित्तल कहाँ छिपा है? यशिका ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे नहीं पता। रियांश का धैर्य टूट गया। उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, झूठ! अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम रोज रात को शहर से बाहर क्यों जाती हो? यशिका ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी से डरकर जीना नहीं चाहती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पिता हत्यारे हैं। यह सुनते ही रियांश का गुस्सा और भड़क उठा। उसने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि निशान पड़ गया। मेरे पिता मर चुके हैं यशिका, और तुम्हारे पिता भाग रहे हैं। सच यही है। यशिका दर्द से करा उठी, लेकिन उसने फिर भी कहा, तुम्हारे पिता मेरे पिता के दोस्त थे। वे उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रियांश कुछ पल उसे घूरता रहा। उसके मन का एक हिस्सा यशिका की बातों पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन पिता की लाश की याद हर भावना को कुचल देती थी। उसने अपने आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। अब गोदाम में सिर्फ वे दोनों थे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। अचानक यशिका की नज़र रियांश के हाथ पर गई, जहां गोली लगने का पुराना निशान था। बचपन में उसने ही उस चोट पर पट्टी बांधी थी। याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, तुम पहले ऐसे नहीं थे रियांश। रियांश ने तुरंत नजरें फेर ली, मानो वह अतीत को याद ही नहीं करना चाहता हो। उसने कठोर स्वर में कहा, वह रियांश मेरे पिता के साथ मर चुका है। अब सिर्फ बदला बाकी है। उसने यशिका को पूरी रात वहीं बंद रखा। सुबह होते ही उसे सिंघानिया मैंसन ले जाया गया। विशाल हवेली के मुख्य दरवाजे पर कदम रखते ही यशिका को एहसास हुआ कि वह अब कैदी बन चुकी है। नौकर चाकर उसे हैरानी से देख रहे थे। रियांश ने सबके सामने ऐलान किया, जब तक यशराज मित्तल खुद सामने नहीं आते, यशिका इस घर से बाहर नहीं जाएगी। यशिका ने विरोध किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में हर सुविधा थी, लेकिन दरवाजे पर पहरा था। अगले कई दिनों तक रियांश रोज उससे मिलने आता और वही सवाल पूछता, यशराज कहाँ है? और हर बार यशिका वही जवाब देती, मुझे नहीं पता। धीरे धीरे यह जिद दोनों की जिंदगी बन गई। रियांश उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगा। कभी उससे घंटों पूछताछ करता, कभी उसे पूरे घर में नज़रअंदाज कर देता, कभी उसकी हर चीज़ पर रोक लगा देता। लेकिन यशिका टूटने की बजाय और मजबूत होती गई। वह हर रात भगवान से प्रार्थना करती कि सच सामने आए। इसी बीच नताशा शर्मा रोज सिंघानिया मेंशन आने लगी। वह बाहर से दुखी बनने का नाटक करती, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी कि उसकी चाल सफल हो चुकी है। उसने कई बार रियांश को समझाने की कोशिश की, यशिका को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन रियांश ने मना कर दिया। नताशा ने पहली बार महसूस किया कि रियांश के गुस्से के पीछे कहीं न कहीं यशिका के लिए एक अनकहा रिश्ता अब भी जिंदा है। उसी रात उसने एक और खतरनाक फैसला किया। अगर यशिका इस घर में रही तो रियांश कभी उसका नहीं होगा। उधर रियांश अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने शराब का गिलास उठाया, लेकिन फिर मेज पर पटक दिया। उसे बार बार यशिका की भीगी आंखें याद आ रही थीं। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर यशराज मित्तल को पकड़ना है तो यशिका को हमेशा के लिए अपना बना लो। वह खुद तुम्हें उसके पास ले जाएगी। रियांश ने स्क्रीन को देर तक देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभरी। अगले ही पल वह उठा और सीधे यशिका के कमरे की ओर चल पड़ा। दरवाज़ा खुला। यशिका खिड़की के पास खड़ी थी।
रियांश ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे हमेशा सच से दूर रख सकती हो? अब खेल बदलने वाला है यशिका, और इस बार फैसला मैं करूँगा। उसकी आंखों में ऐसा इरादा था जिसे देखकर यशिका के दिल में पहली बार सच्चा डर उतर आया, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि रियांश अब सिर्फ बदला नहीं चाहता, वह उसकी पूरी जिंदगी अपने कब्जे में लेने वाला है। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन में अजीब सी हलचल थी। नौकर चाकर इधर उधर भाग रहे थे, सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी और पूरे घर का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो। यशिका अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रही थी। पिछले कई दिनों से वह उसी कमरे में कैद थी। रियांश ने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, लेकिन उसकी आज़ादी पूरी तरह छीन ली थी। वह रोज उससे एक ही सवाल पूछता, यशराज मित्तल कहाँ है? और यशिका हर बार एक ही जवाब देती, मुझे नहीं पता। धीरे धीरे दोनों की यह जिद उनके बीच एक अजीब रिश्ता बना रही थी। बाहर से दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के दिल में बचपन की यादें बार बार दस्तक दे रही थी। उसी समय नताशा शर्मा सिंघानिया मैंशन पहुंची। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने रियांश के सामने चिंता जताने का नाटक करते हुए कहा, यशिका को यहाँ रखना ठीक नहीं है। लोग बातें बना रहे हैं। अगर उसे पुलिस के हवाले कर दो तो यशराज खुद बाहर आ जाएगा। रियांश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे क्या करना है यह मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर नताशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रियांश अब उसकी बातों में नहीं आ रहा। उसी शाम नताशा ने अपने गुर्गे कबीर से कहा, अगर रियांश यशिका को अपने पास रखेगा तो एक दिन उसे उससे प्यार हो जाएगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अब अगला बार इतना बड़ा होगा कि दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से नफरत करने लगें। दूसरी तरफ यशिका अपने पिता से किसी तरह संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसने छिपाकर रखा हुआ एक पुराना मोबाइल निकाला और अपने भरोसेमंद ड्राइवर मोहन को कॉल किया। उसने सिर्फ इतना कहा, पापा का ध्यान रखना, किसी भी हालत में उन्हें वहाँ से बाहर मत आने देना। लेकिन यशिका को नहीं पता था कि कमरे में पहले से एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ है। रियांश ने पूरी बातचीत सुन ली। उसे यह तो समझ आ गया कि यशराज जिंदा है, लेकिन उनकी जगह का पता अब भी उसे नहीं चल पाया। उसी रात उसने यशिका को अपने स्टडी रूम में बुलाया। वह शांत आवाज़ में बोला, तुम अपने पिता से बहुत प्यार करती हो ना? यशिका ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सच और ईमानदारी सिखाई है। रियांश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। उसने अपनी जेब से अपने पिता की घड़ी निकालकर मेज पर रख दी और बोला, मेरे पिता ने भी मुझे भरोसा करना सिखाया था, और किसी भरोसे ने उनकी जान ले ली। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। यशिका ने पहली बार रियांश की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक बेटे का टूटता हुआ दर्द देखा। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। तभी रियांश ने अचानक कहा, आज से तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूँगा। तुम जहाँ जाओगी मेरे साथ जाओगी, जो पहनोगी मेरी मर्जी से पहनोगी, और जब तक यशराज मेरे सामने नहीं आते तुम सिंघानिया नाम से ही जानी जाओगी। यशिका ने गुस्से में कहा, तुम मुझे कैद कर सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। रियांश उसकी बात सुनकर कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर बोला, देखते हैं तुम्हारी जिद बड़ी है या मेरा बदला। अगले दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड समारोह में रियांश अचानक यशिका को अपने साथ लेकर पहुंचा। पूरा मीडिया हैरान रह गया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। रिपोर्टर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन रियांश चुपचाप यशिका का हाथ पकड़कर मंच तक ले गया। सबको लगा कि वह यशिका को अपराधी साबित करेगा, लेकिन उसने माइक उठाकर सिर्फ इतना कहा, आज के बाद यशिका कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द वह मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनने वाली है जिससे कोई उसे अलग नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। यशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि रियांश क्या करने वाला है।
दूर खड़ी नताशा के हाथ से गिलास गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे महसूस हो गया कि उसका सबसे बड़ा डर सच होने वाला है, लेकिन वह अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसी रात उसने एक नई साजिश रची, ऐसी साजिश जो सिर्फ यशिका ही नहीं बल्कि रेयांश की पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। अगली सुबह सिंघानिया मैंशन में पहले से भी ज्यादा सन्नाटा था। हवेली की हर दीवार जैसे वरदान सिंघानिया की कमी महसूस कर रही थी, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी आहट अभी किसी को नहीं थी। दूसरी तरफ यशिका पूरी रात जागती रही। पिछली रात रेयांश की कही हुई बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। अब खेल बदलने वाला है। आखिर वह क्या करने वाला था? यह सवाल उसके मन को लगातार बेचैन कर रहा था। सुबह कमरे का दरवाजा खुला, दो नौकरानियां अंदर आईं और बिना कुछ बोले अलमारी से एक बेहद खूबसूरत लाल रंग का लहंगा निकालकर बिस्तर पर रख दिया। यशिका ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या है? उसमें से एक ने झुककर कहा, मेम साहब, बड़े साहब ने कहा है कि आपको तैयार होना है। किस लिए? यशिका ने तेज आवाज में पूछा, लेकिन दोनों चुपचाप बाहर निकल गईं। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई। रेयांश अंदर आया, हमेशा की तरह काले सूट में। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शक्ति थी। उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, 1 घंटे में नीचे आ जाना। यशिका ने गुस्से से पूछा, क्यों? आखिर हो क्या रहा है? रेयांश ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आज हमारी शादी है। इतना सुनते ही यशिका जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। कुछ पल तक वह रेयांश को देखती रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। रेयांश उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, यह फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा है। शादी दो दिलों की मर्जी से होती है, जबरदस्ती से नहीं। यशिका ने पूरी ताकत से कहा। रेयांश ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मेरे लिए यह शादी नहीं, मेरे पिता के कातिल को बाहर लाने का सबसे आसान तरीका है। जिस दिन यशराज मित्तल का पता चलेगा कि उनकी बेटी मेरी पत्नी बन चुकी है, वह खुद सामने आ जाएंगे। यह सुनते ही यशिका की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मेरे पापा निर्दोष हैं। एक दिन तुम्हें अपने हर शब्द पर पछताना पड़ेगा। रेयांश बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। नीचे पूरा मेंशन शादी की तैयारियों में लगा था। शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और मीडिया को बुलाया गया था। सबके बीच सिर्फ एक ही चर्चा थी, वरदान सिंघानिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद रेयांश शादी क्यों कर रहा है। किसी को असली वजह नहीं पता थी। दूसरी ओर नताशा शर्मा जब यह खबर सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में अपने कमरे की हर चीज तोड़ देती है। यह शादी नहीं हो सकती। अगर यशिका रेयांश की पत्नी बन गई तो मैं सब कुछ हार जाऊंगी। उसी वक्त वह अपने आदमी कबीर को फोन करती है, मंडप तक पहुंचने से पहले कुछ ऐसा करो कि यह शादी हमेशा के लिए रुक जाए। उधर यशिका तैयार होने से साफ इनकार कर देती है। तभी रेयांश दोबारा उसके कमरे में आता है। वह देखता है कि लहंगा वैसे ही रखा हुआ है। उसने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी धीमी हुई। जिद मत करो, यशिका ने तड़पकर कहा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो और कहते हो जिद मत करो। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक यशिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कई दिनों की मानसिक परेशानी और ठीक से खाना न खाने की वजह से वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। रेयांश ने बिना सोचे समझे तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। रेयांश की आंखों में पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत बाहर खड़े नौकर को आवाज लगाई, डॉक्टर को अभी बुलाओ।
डॉक्टर के आने तक उसने खुद यशिका को सोफे पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब डॉक्टर ने कहा इन्होंने कई घंटों से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी की वजह से बेहोश हुई हैं, तो रियांश ने गुस्से में पूरे स्टाफ पर चिल्लाते हुए कहा, अगर आज के बाद इन्होंने खाना छोड़ा या किसी ने इनकी देखभाल में लापरवाही की तो किसी की नौकरी नहीं बचेगी। यशिका आधी बेहोशी में यह सब सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी उसे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है वही उसकी चिंता भी क्यों कर रहा है। होश आने पर उसने देखा कि उसके सामने खाने की ट्रे रखी है। उसने मुंह फेर लिया। रियांश ने सख्त लहजे में कहा, खाना खाओ, मर जाने दो मुझे, यशिका ने धीमे से कहा। यह सुनकर पहली बार रियांश का चेहरा बदल गया। उसने ट्रे उठाई, एक निवाला उसके सामने बढ़ाया और बोला, मुझे किसी की मौत देखने की आदत नहीं है। एक बार देख चुका हूँ, दूसरी बार नहीं देखना चाहता। यह कहते ही उसे अपने पिता की आखिरी झलक याद आ गई। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। यशिका ने पहली बार बिना बहस किए वह निवाला खा लिया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में नफरत से ज्यादा दर्द था। तभी नीचे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। पूरे मेंशन में अफरा तफरी मच गई। रियांश तुरंत बाहर भागा। बाहर कबीर और उसके लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। रियांश ने अपने आदमियों के साथ जवाबी हमला किया। कुछ ही मिनटों में हमलावर भाग निकले, लेकिन जाते जाते वे एक धमकी छोड़ गए, यह तो सिर्फ शुरुआत है, अगली बार सिंघानिया खानदान का कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रियांश ने तुरंत पूरे मेंशन की सुरक्षा बढ़ा दी। उसी रात उसने अपने कमरे में बैठकर एक फैसला लिया। उसने अपने वकील, पंडित और परिवार के पुराने मैनेजर को बुलाया और सिर्फ एक लाइन कही, शादी आज नहीं रुकेगी, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ क्यों ना हो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले यशिका मेरी पत्नी होगी। कमरे के बाहर खड़ी नताशा शर्मा ने यह सब सुन लिया। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है रियांश, शादी होगी, लेकिन सुहाग रात तक पहुंचने से पहले मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम खुद अपनी दुल्हन से नफरत करने लगोगे। और यहीं से एक नई साजिश की शुरुआत होने वाली थी, जिसका अंदाजा न रियांश को था और न यशिका को। शाम ढल चुकी थी। सिंघानिया मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था, लेकिन उस सजावट में खुशियों की चमक नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी छिपी थी। हर तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। मीडिया को सिर्फ एक मुख्य गेट तक ही आने की अनुमति थी। शहर के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और विदेशी मेहमान इस अचानक होने वाली शादी को देखकर हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद रियांश सिंघानिया शादी जैसा फैसला कैसे ले सकता है। हवेली के एक कमरे में यशिका भारी लाल जोड़े में बैठी थी। उसके चेहरे पर दुल्हन वाला श्रृंगार था, लेकिन आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वह बार बार सोच रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ क्यों लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ उसने बचपन की अनगिनत यादें बिताई थीं, उसी के साथ एक दिन इस तरह जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रियांश अंदर आया। कुछ पल तक वह चुपचाप उसे देखता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि लाल जोड़े में यशिका बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता का खून से सना चेहरा याद आ गया और उसने अपने मन में उठ रही हर भावना को दबा दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। यशिका ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, तुम मुझे मंडप तक ले जा सकते हो, लेकिन कभी अपना नहीं बना सकते। रियांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आज नहीं, लेकिन एक दिन तुम खुद मेरी बात मानोगी। यह सुनकर यशिका ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। दोनों नीचे मंडप में पहुंचे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। तभी अचानक नताशा शर्मा वहां पहुंची। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, यह शादी नहीं हो सकती। रियांश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस लड़की के बाप ने तुम्हारे पिता का खून किया, उसी को अपनी पत्नी बना रहे हो।
पूरे हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यशिका ने सिर झुका लिया। रेयांश धीरे धीरे नताशा के सामने पहुंचा और बेहद शांत आवाज में बोला, यह मेरा फैसला है, इसमें दखल देने की कोशिश मत करना। नताशा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेयांश ने झटक दिया। उसकी आंखों में पहली बार नताशा के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अपमानित होकर भी नताशा चुप नहीं बैठी। उसने इशारा किया और उसने 2 आदमी बिजली की सप्लाई काट देते हैं। पूरा मेंशन अंधेरे में डूब गया। अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। मेहमान चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला किसने किया है। उसी अफरा तफरी में एक नकाबपोश यशिका की तरफ बढ़ा और उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की। इससे पहले कि गोली उसे लगती, रेयांश बिजली की तेजी से उसके सामने आ गया। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन उसने यशिका का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पीछे कर लिया। उसने अपने आदमियों को गरजते हुए आदेश दिया, कोई भी यशिका के पास नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को भगा दिया। बिजली वापस आ गई। सबकी नज़र रेयांश के कंधे से बहते खून पर गई। यशिका घबरा गई। वह बिना कुछ सोचे उसके पास पहुंची और बोली, तुम्हें गोली लगी है। रेयांश ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही पल दर्द की वजह से लड़खड़ा गया। यशिका ने तुरंत उसे संभाल लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति यह दृश्य देख रहा था। नताशा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। उसे समझ आ गया कि रेयांश चाहे जितनी नफरत दिखाए, लेकिन जब यशिका की जान पर बनती है तो सबसे पहले वही उसके सामने खड़ा हो जाता है। डॉक्टर ने तुरंत रेयांश का इलाज किया। गोली गहरी नहीं थी, इसलिए कुछ देर बाद वह फिर मंडप में लौट आया। डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने पंडित से कहा, रस्में शुरू कीजिए। यशिका उसकी जिद देखकर हैरान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी आखिर क्या चाहता है। कुछ देर बाद दोनों मंडप में बैठे। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही फेरों का समय आया, यशिका के कदम रुक गए। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, भगवान गवाह है, यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। रेयांश ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। 7 फेरे पूरे हुए। फिर वह पल आया जब रेयांश ने कांपते हाथों से यशिका की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन उन तालियों के बीच 2 दिलों की धड़कनों में सिर्फ दर्द था। शादी पूरी होते ही पंडित ने कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। यशिका ने आंखें बंद कर लीं। उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला उससे छीन लिया गया था। तभी रेयांश उसके कान के पास झुककर धीमे से बोला, आज से तुम सिंघानिया परिवार की बहू हो, और जब तक मैं सच तक नहीं पहुंच जाता, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर यशिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन कहीं बहुत गहराई में एक अनजाना दर्द भी था, जिसे दोनों में से कोई समझ नहीं पा रहा था। दूर खड़ी नताशा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मन ही मन कसम खाई, अगर यशिका अब रेयांश की पत्नी बन गई है, तो मैं उसे ऐसी जिंदगी दूंगी कि वह हर दिन मौत की दुआ मांगेगी। और इस बार मेरा बार इतना खतरनाक होगा कि रेयांश खुद अपनी पत्नी पर शक करने लगेगा। उसे नहीं पता था कि उसी समय हवेली की छत पर खड़ा एक रहस्यमय आदमी दूरबीन से यह सब देख रहा था। उसने अपने फोन पर सिर्फ एक लाइन कही, शादी हो चुकी है, अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू करो, और फोन कट गया। यह आवाज किसकी थी? वह किसके लिए काम कर रहा था? और उसका इस पूरे खेल से क्या संबंध था? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। सुबह की पहली किरण सिंघानिया मैंसन की ऊंची खिड़कियों से होकर अंदर आई, लेकिन उस हवेली में किसी नई शुरुआत का एहसास नहीं था। पिछली रात की शादी के बाद पूरा घर थका हुआ था, पर सबसे ज्यादा थके हुए 2 दिल थे, जो मजबूरी के रिश्ते में बंध चुके थे। यशिका सारी रात कमरे के एक कोने में बैठी रही। उसके हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसका सारा काजल फैला दिया था।
दूसरी तरफ रेयांश पूरी रात अपने स्टडी रूम में बैठा अपने पिता की तस्वीर के सामने खामोश रहा। उसकी उंगलियां बार बार उसी मंगलसूत्र को याद कर रही थीं जो उसने कुछ घंटे पहले यशिका के गले में पहनाया था। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने बदले की राह चुनी है या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। सुबह होते ही हवेली के बुजुर्ग मुखिया दादी माँ सावित्री देवी सिंघानिया, जो पिछले कुछ दिनों से अपने स्वास्थ्य के कारण किसी से नहीं मिली थीं, पहली बार नीचे आईं। उन्होंने जैसे ही यशिका को बहू के रूप में देखा, कुछ पल तक उसे निहारती रही। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और अपनापन भी। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी पुश्तैनी चूड़ियां उतारकर यशिका के हाथों में पहना दी। रेयांश ने तुरंत कहा, दादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ ने सख्त आवाज में जवाब दिया, जिस पल इसकी मांग में सिंदूर भरा गया उसी पल यह इस घर की बहू बन गई। मेरे रहते कोई इसका अपमान नहीं करेगा। रेयांश चुप हो गया। यशिका ने पहली बार उस हवेली में किसी की आंखों में अपने लिए सम्मान देखा। वह झुककर दादी माँ के पैर छूने लगी तो दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हर रिश्ता समय मांगता है, भगवान सब ठीक करेगा। यह सुनकर यशिका की आंखें फिर भर आईं। नाश्ते की मेज पर पूरा परिवार बैठा था, लेकिन माहौल बोझिल था। यशिका ने चुपचाप सबके लिए चाय परोसनी शुरू की। तभी एक नौकर गलती से गर्म चाय उसके हाथ पर गिरा बैठा। यशिका दर्द से सिहर उठी। रेयांश ने अनायास ही कुर्सी छोड़ दी और तेज आवाज में बोला, दिखाई नहीं देता? ध्यान से काम नहीं कर सकते? पूरा स्टाफ सहम गया। उसने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। जैसे ही वह मरहम लगाने के लिए आगे बढ़ा, उसे अचानक एहसास हुआ कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं। अगले ही पल उसने बॉक्स यशिका की तरफ बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, खुद लगा लो। फिर बिना कुछ खाए वहां से चला गया। यशिका उसे जाते हुए देखती रह गई। उसके दिल में पहली बार सवाल उठा, अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो वह इतना घबरा क्यों गया था? उधर रेयांश अपने कमरे में पहुंचकर खुद से नाराज था। उसने गुस्से में मेज पर रखा गिलास फेंक दिया। मुझे उसकी चिंता क्यों हुई, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसी समय नताशा शर्मा हवेली पहुंची। वह मुस्कुराते हुए दादी माँ से मिली, लेकिन उसकी नज़र हर पल यशिका पर ही थी। उसने मौका देखकर रसोई में जाकर एक नौकरानी को पैसे दिए और कहा, आज से इस लड़की की हर छोटी बड़ी बात मुझे पता चलनी चाहिए। नौकरानी लालच में आ गई। शाम को दादी माँ ने घर की परंपरा के अनुसार नई बहू से मंदिर में पहली पूजा करवाने का फैसला किया। यशिका ने सिर पर पल्लू रखा और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद करके सिर्फ एक प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे पापा की बेगुनाही साबित कर दीजिए। उसी समय मंदिर के बाहर खड़ा रेयांश उसे देख रहा था। उसके मन में अचानक बचपन का एक दृश्य उभरा, जब छोटी सी यशिका मंदिर में भगवान से चॉकलेट मांगती थी, फिर आधी चॉकलेट उसे खिलाकर कहती थी, दोस्तों में सब बराबर होता है। वह याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। पूजा खत्म होने के बाद दादी माँ ने यशिका को परिवार की विरासत मानी जाने वाली एक पुरानी चाबी दी और कहा, यह इस घर के पुराने पूजा कक्ष की चाबी है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। यह देखकर नताशा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे पता था कि उस पुराने पूजा कक्ष में जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे किसी भी कीमत पर सामने नहीं आने देना चाहिए। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे जल्द से जल्द वह चाबी हासिल करनी होगी। रात को जब यशिका अपने कमरे में लौटी तो उसने देखा कि कमरे की बालकनी खुली हुई है, तेज हवा चल रही थी। वह उसे बंद करने गई थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह दूसरी मंजिल की रेलिंग से नीचे गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो देखा कि रेयांश पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच रहा था। उसके हाथ की चोट फिर से खुल गई थी और ताजा खून बहने लगा था, लेकिन उसने पकड़ नहीं
छोड़ी। जैसे ही यशिका सुरक्षित अंदर आई, उसने गुस्से में कहा, अगर मरना ही था तो मेरे घर आकर क्यों मरी? यशिका उसकी बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र रेयांश के घायल कंधे पर गई, जहां से फिर खून बह रहा था। उसने बिना कुछ कहे अपनी चुन्नी का किनारा फाड़ा और उसके कंधे पर बांध दिया। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों की धड़कनें जैसे पहली बार एक दूसरे की आवाज़ सुन रही थीं। तभी नीचे से नताशा की आवाज़ आई, रेयांश। दोनों एकदम अलग हो गए। नताशा ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि यशिका रेयांश के बहुत करीब खड़ी है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है नई दुल्हन ने बहुत जल्दी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। रेयांश बिना जवाब दिए वहां से चला गया, लेकिन नताशा की आंखों में अब सिर्फ नफरत नहीं थी, वह डर भी था। उसे महसूस होने लगा था कि अगर उसने जल्द कोई बड़ा खेल नहीं खेला तो यह मजबूरी का रिश्ता एक दिन सचमुच प्यार में बदल जाएगा। उसी रात उसने अपने एक गुप्त साथी से मिलने का फैसला किया, एक ऐसा शख्स जिसका नाम अब तक कहानी में किसी ने नहीं सुना था, लेकिन जो वरदान सिंघानिया की हत्या की पूरी साजिश का सबसे बड़ा गवाह भी था और सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी। अगली सुबह सिंघानिया मैंसन के बाहर मीडिया की भीड़ पहले से कई ज्यादा थी। हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी, वरदान सिंघानिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद बेटे रेयांश ने यशराज मित्तल की बेटी से शादी क्यों की। कोई इसे बदले की शादी बता रहा था, कोई बिजनेस डील, लेकिन सच सिर्फ रेयांश जानता था, या शायद वह भी नहीं। नाश्ते के बाद वह बिना किसी से कुछ कहे अपने स्टडी रूम में चला गया। सामने दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर को देखकर उसने धीमे से कहा, मैं वादा करता हूँ पापा, आपके कातिल को जमीन में किसी भी कोने में छिपने नहीं दूंगा। तभी उसका सबसे भरोसेमंद आदमी आर्यन अंदर आया। उसने एक फाइल मेज पर रखते हुए कहा, सर, हमने यशराज मित्तल की तलाश पूरे उत्तर भारत में कर ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात अजीब है, जिस रात अंकल का मर्डर हुआ उसी रात कंपनी के सर्वर से कुछ अहम फाइलें भी डिलीट हुई थीं। रेयांश ने तुरंत सिर उठाया। किसने? आर्यन ने जवाब दिया, नाम सामने नहीं आया, लेकिन जिसने भी किया वह कंपनी के अंदर का आदमी था। रेयांश कुछ देर सोचता रहा। पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा कि अगर यशराज ने हत्या की थी तो सबूत मिटाने की जरूरत किसी और को क्यों पड़ी। लेकिन अगले ही पल उसने इस विचार को झटक दिया, पहले यशराज, उसने खुद से कहा, बाकी सब बाद में। उधर यशिका दादी माँ के साथ मंदिर में बैठी थी। दादी माँ ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, क्या तू अपने पिता को याद कर रही है? यशिका की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच देर से सामने आता है, लेकिन आता जरूर है, हिम्मत मत हार। यह बात पास से गुजर रहे रेयांश ने भी सुन ली। वह कुछ पल के लिए रुका, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। दोपहर में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। शादी के बाद पहली बार यशिका भी रेयांश के साथ कंपनी पहुंची। जैसे ही दोनों एक साथ अंदर आए, पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल खड़ा हो गया। कई लोगों ने यशिका को तिरस्कार की नज़र से देखा, जैसे वह सचमुच किसी अपराधी की बेटी हो। एक डायरेक्टर ने व्यंग में कहा, सर, क्या अब मित्तल परिवार की कंपनी के फैसलों में शामिल होगा? इससे पहले कि यशिका कुछ कहती, रेयांश ने उसी वक्त सख्त आवाज में कहा, मेरी पत्नी का अपमान करने का अधिकार इस कमरे में किसी के पास नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो वह अभी अपना इस्तीफा दे सकता है। पूरा हॉल शांत हो गया। यशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो आदमी घर में उसे सजा देता है, वही दुनिया के सामने उसका सम्मान क्यों बचा रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार की तरफ बढ़ा। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले रेयांश ने यशिका को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। ट्रक उनकी कार को टक्कर मारते हुए निकल गया।
अगर रियांश एक सेकंड भी देर करता तो यशिका उसकी चपेट में आ जाती। रियांश का हाथ उसकी कमर के चारों ओर था और दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रह गए। यशिका की धड़कनें तेज थीं। उसने धीमे से कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो बार बार मेरी जान क्यों बचाते हो? रियांश ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और कठोर स्वर में बोला, क्योंकि तुम अभी मेरे बदले का हिस्सा हो। तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वह मुड़कर चला गया, लेकिन उसके कदमों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। दूर खड़ी नताशा यह सब देख रही थी। उसने गुस्से में अपना फोन निकाला और कबीर को कॉल किया। इतने हमले हो गए, लेकिन हर बार रियांश उसे बचा लेता है। अब हमला यशिका पर नहीं, रियांश के भरोसे पर होगा। उसी रात नताशा ने सिंघानिया मेंशन की एक पुरानी नौकरानी को पैसे देकर यशिका के कमरे में एक हीरे का हार छिपवा दिया। वह हार वरदान सिंघानिया की पत्नी का था, जो उनकी मौत के बाद गायब हो गया था। अगली सुबह पूरे घर में हड़कंप मच गया। दादी माँ का पुश्तैनी हार चोरी हो चुका था। रियांश ने पूरे स्टाफ को हॉल में इकट्ठा किया। तभी नताशा ने मासूम बनते हुए कहा, अगर किसी को बुरा ना लगे तो नई बहू का कमरा भी देख लेना चाहिए। आखिर घर में वही नई आई है। यशिका ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? नताशा मुस्कुराई, मैं कुछ नहीं कह रही, बस सच्चाई सामने आ जानी चाहिए। रियांश ने कुछ पल यशिका की तरफ देखा, फिर अपने आदमियों को कमरे की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों बाद एक गार्ड यशिका के कमरे से वही पुश्तैनी हार लेकर बाहर आया। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबकी नजरें यशिका पर टिक गईं। दादी माँ के चेहरे पर दर्द था, नताशा के चेहरे पर छिपी हुई जीत और रियांश की आंखों में फिर वही पुराना शक लौट आया। लेकिन ठीक उसी पल जब सब यशिका को चोर समझ रहे थे, रियांश की नज़र भीड़ में खड़ी एक नौकरानी पर पड़ी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और उसकी कलाई पर वही सुनहरी कंगन था जो रियांश ने कुछ घंटे पहले नताशा के हाथ में देखा था। पहली बार उसके मन में नताशा को लेकर एक बेहद खतरनाक शक पैदा हुआ, लेकिन उसने अभी किसी से कुछ नहीं कहा। सजा-ए-इश्क का सेकंड एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।